हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस PRS यूट्यूब फैमिली रंजीत फाउंडेशन बैच में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th फिजिक्स के VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अभी हम नहीं कहेंगे कि आप अभी ही वीडियो को लाइक करिए, पहले आप वीडियो को देखिए। यदि आपको लगे कि ये वीडियो हम लोगों के लिए हेल्पफुल है तब आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखे। प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखे। आइए इसका उत्तर हम देखते हैं। तो उत्तर में है, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है जो निम्नलिखित है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा आपसे कि बताइए प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो याद रखना है दोस्तों, दो नियम होते हैं। ठीक, आइए दोनों को बारी बारी से देखते हैं। पहला नियम है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। यह है पहला नियम। दूसरा नियम है, किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। अब दोस्तों, एक बात और आपको याद रखना है, ये जो दूसरा नियम है इसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ओके, इसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अब देखिए दूसरे नियम में क्या है, देखिए यहाँ पर आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। तो आपतन कोण की ज्या हो जाएगा साइन आई, और क्या है, अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। तो अपवर्तन कोण की ज्या हो जाएगा साइन आर। अब इन दोनों का अनुपात लेंगे, मतलब साइन आई बटा साइन आर लेंगे, तब ये हो जाएगा एक नियतांक के बराबर। ओके, तो ये था दूसरा नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 2 है, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। अब देखिए, ये जो प्रश्न है कई तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक, वो आपसे पूछे जा सकते हैं कि बताइए नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता क्या है, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो इस तरह से तमाम प्रकार से आपसे सवाल किए जा सकते हैं, लेकिन सभी का उत्तर एक ही होगा। देखिए, आइए उत्तर देखते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता नेत्र की वह क्षमता है जो नेत्र की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट स्थित वस्तुओं को नेत्र द्वारा स्पष्ट देखने में मदद करता है। तो यह है दोस्तों इसका उत्तर, परिभाषा है ये, आप देखिए याद कर सकते हैं। ठीक, हम तो आपको कहेंगे कि आप कॉपी कलम लेकर बैठिए। ठीक, और इसमें जितने भी प्रश्नों का उत्तर बताया जा रहा है सभी को आप नोट करिए, याद करिए, क्योंकि दोस्तों ये सभी के सभी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। अब की बार के 2025 में बिहार बोर्ड क्लास 10th के जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें ज़रूर इसमें से 3 से 4 सवाल तो ज़रूर रहेगा। तो इसलिए दोस्तों हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप कॉपी कलम पास में लेकर बैठिए, नोट करिए, याद करिए। ठीक, तो आइए इसको हम समझते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता। तो देखिए दोस्तों क्या होता है कि वस्तु दूर हो या निकट हो हम उसे आसानी से स्पष्ट देख पाते हैं। अब दोस्तों किस कारण से देख पाते हैं आसानी से स्पष्ट, किस कारण से देख पाते हैं। तो दोस्तों हमारे नेत्र के पास एक क्षमता होती है, उसी क्षमता के कारण वस्तु दूर हो या नज़दीक हो हम उसे आसानी से देख लेते हैं। ठीक, तो इसी क्षमता को बोला जाता है नेत्र की समंजन क्षमता। अब ये करता क्या है, तो ये जानते हैं क्या करता है, दूर वस्तु हो या निकट हो उससे आने वाली प्रकाश की किरण को समंजित करके, मतलब उससे आने वाली प्रकाश की किरण को फोकस दूरी नेत्र नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलकर समंजित करके क्या करता है, रेटिना पर फोकसित करता है। अब आप जानते हैं कि रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक, अब वस्तु से जब प्रकाश आती है और ये क्षमता क्या करता है, रेटिना पर उसको पड़ा देता है। तो आप जानते हैं कि रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, तो जब वस्तु से आती प्रकाश की किरण रेटिना पर पड़ेगी तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब जब रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा तो हमारी आँख को आभास होगा और हमें वो वस्तु दिखाई देने लग जाएगी। ठीक, तो ये काम करता है। तो नेत्र की समंजन क्षमता क्या है ये आप समझ गए होंगे कि नेत्र की
समंजन क्षमता नेत्र की वह क्षमता है जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट स्थित वस्तुओं को नेत्र द्वारा स्पष्ट देखने में मदद करता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 3 है, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम को लिखे। आइए इसके उत्तर हम देखते हैं। इसका उत्तर है, यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियों मध्यमा, इंग्लिश में बोलते हैं मिडिल फिंगर, तर्जनी जिसको बोला जाता है इंग्लिश में फोर फिंगर, तथा अंगूठे जिसको बोला जाता है थंब। तो यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियों मध्यमा, तर्जनी तथा अंगूठे को परस्पर लंबवत फैलाए और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाते हैं, तब अंगूठा धारावाहिक चालक पर लगे बल की दिशा को व्यक्त करता है। इसे ही फ्लेमिंग का वामहस्त नियम कहते हैं। तो दोस्तों आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न 4 की तरफ। देखिए बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है। ठीक, तो आप इसको अगर समझ लेते हैं तो आसानी से आप इसे याद भी कर लेंगे। बहुत ही आसानी शब्द में लिखा गया है, बहुत ही सरल शब्द में लिखा गया है। अब देखिए 4 नंबर सवाल, अवतल दर्पण के कोई 2 उपयोग लिखे। अवतल दर्पण के कोई 2 उपयोग लिखे। आइए देखते हैं। उत्तर में है, अवतल दर्पण के 2 उपयोग निम्नलिखित है। यहाँ पर देख लीजिए प्रयोग लिखा गया है, गलती से लिख दिया गया है, आप यहाँ पर उपयोग मानेंगे। ठीक, तो 2 उपयोग इसका है। देखिए पहला उपयोग है, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब देखिए इसको आप लोग देखे होंगे। ठीक, जब आप बाल बनवाने के लिए नाई के दुकान में जाते हैं तो उस नाई के दुकान में शीशा लगा रहता है। ठीक, अब उसी शीशा को बोला जाता है, उसी वो जो शीशा होता है वो अवतल दर्पण होता है। ठीक, तो दोस्तों आप ये जो पहला है, पहला उपयोग, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हजामती दर्पणों के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा है इसका उपयोग, दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। अब देखिए दंत विशेषज्ञ मतलब दांत के जो डॉक्टर होते हैं वो दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं भैया? अब देखिए दांत जो है हमारे मुंह के अंदर होती है। क्या होती है? मुंह के अंदर होती है। तो मुंह के अंदर होती है तो वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो इसीलिए अवतल दर्पण का प्रयोग करके डॉक्टर जो है वो उस दांत को बड़ा देखने के लिए करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 है, विद्युत विभव की परिभाषा दे एवं इसका एसआई मात्रक लिखे। विद्युत विभव की परिभाषा दे एवं इसका एसआई मात्रक लिखे। आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर में है, विद्युत विभव किसी बिंदु पर कार्य का वह परिमाण है जो प्रति एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक जूल प्रति कूलम अथवा वोल्ट होता है। ओके, तो देखिए विद्युत विभव क्या है भैया? तो विद्युत विभव जो है किसी बिंदु पर कार्य का परिमाण है। क्या है भैया? कार्य का परिमाण है। अब ये कार्य कहाँ से होता है, कहाँ से मिलता है, कहाँ से प्राप्त होता है? तो प्रति एकांक आवेश को जब अनंत से उस बिंदु पर लाते हैं तो कार्य हमें मिलता है, कार्य का परिमाण मिल जाता है। ओके, तो इसी कार्य के परिमाण को बोला जाता है क्या? विद्युत विभव। तो समझ गए होंगे आप। चलिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, ओम के नियम को लिखे। ओम के नियम को लिखे। देखिए आइए इसका उत्तर देखते हैं। 1826 में जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का संबंध एक नियम के द्वारा व्यक्त किया। इस नियम को उन्हीं के नाम पर ओम का नियम कहा जाता है। इसके अनुसार क्या होता है? इसके अनुसार यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। तो अर्थात में आप लिख सकते हैं I बराबर V बटा आर, जहाँ R क्या है? तो R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो ये आप उत्तर में लिख लेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। 7 देखिए, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है?
तो दोस्तों देखिए, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? तो अगर दोस्तों हम निष्क्रिय गैस नहीं भरे, निष्क्रिय गैस के बदले विद्युत बल्ब में हवा भर दे, तब क्या होगा? तब दोस्तों जानते हैं क्या होगा? बल्ब के जो फिलामेंट है वो हवा के ऑक्सीजन को प्राप्त करके ऑक्सीकृत हो जाएगा, और जब ऑक्सीकृत होगा तो भंगुर होकर टूट जाएगा। ठीक, अब जब टूटेगा तो बल्ब बर्बाद हो जाएगा। तो आइए देखते हैं उत्तर। तो देखिए, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि यदि निष्क्रिय गैस नहीं भरा जाए तो बल्ब का फिलामेंट हवा से ऑक्सीजन प्राप्त कर ऑक्सीकृत होकर भंगुर हो जाएगा और टूट जाएगा। इसलिए फिलामेंट जिस कांच बल्ब के भीतर व्यवस्थित रहता है, इसकी हवा को निकाल कर निष्क्रिय गैस भर दी जाती है। ओके, चलिए, ये था प्रश्न संख्या 7 का उत्तर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। प्रश्न संख्या 8 है, प्रतिरोध क्या है, इसका सूत्र एवं मात्रक लिखे। तो आइए इसके उत्तर को देखते हैं। देखिए, प्रतिरोध क्या है? तो प्रतिरोध जो है किसी पदार्थ का वह गुण है जो उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है। ठीक, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक होता है ओम। फिर से देखिए, प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो उससे, देखिए यहाँ पे उससे लिखा गया है, लेकिन आप क्या समझेंगे? उससे। ठीक, यहाँ पे उससे होना चाहिए, लिख देते हैं हम आपको, यहाँ से क्या होना चाहिए? उससे। तो देखिए, प्रतिरोध क्या है? तो प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है। इसका सूत्र क्या होता है? R बराबर V/I। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम। अब हमने क्या समझा? प्रतिरोध क्या है, हमने देखा प्रतिरोध क्या है। आइए इसको समझते हैं। तो देखिए, प्रतिरोध जो है वो किसी पदार्थ का क्या होता है? एक गुण होता है। क्या होता है? एक गुण होता है। अब देखिए, मान लीजिए व्यक्ति है, तो व्यक्ति में भी गुण होती है, चाहे कोई भी वस्तु हो उसमें कुछ ना कुछ गुण होती है। तो इस तरह से प्रतिरोध जो है किसी पदार्थ का एक गुण है। अब ये गुण करता क्या है? तो देखिए, जब उस पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तब ये जो गुण है उससे धारा के प्रवाह को रोकता है, विरोध करता है। ठीक, तो आप समझ गए प्रतिरोध क्या है? तो प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है। ठीक, और इसका सूत्र होता है R बराबर V/I। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक होता है ओम। ओम का दोस्तों देखिए, ओम का सिंबल जानते हैं क्या होता है? ओम का सिंबल होता है ये वाला। ठीक, ये ओम का सिंबल है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है आपसे कि बताइए प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? ओम। अब देखिए, कहीं कहीं दोस्तों ये चित्र ही दे देता है, इसका सिंबल ही दे देता है, तो आपको सिंबल भी याद रखना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 9 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 9 है, फ्यूज के तार की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखे। आइए देखते हैं इसके 3 विशेषताएं। तो पहला विशेषता है इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, दूसरी है इसकी गलनांक कम होता है, और तीसरी इसकी विशेषता है कि फ्यूज तार परिपथ में लगे पंख, बल्ब, टेलीविज़न या मीटर को जलने से बचा देता है। ठीक, यह है इसकी तीसरी विशेषता। अब देखिए, ये बचा क्यों देता है? तो क्या होता है कि जब, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दूसरा इसकी विशेषता क्या है? इसकी गलनांक कम होता है। तो दोस्तों ये जो फ्यूज तार है, जब वोल्टेज, देखिए जब लाइन आता है और वोल्टेज ज़्यादा होता है, तब ये गर्म हो जाता है, ये फ्यूज तार गर्म हो जाता है। अब चूँकि इसका गलनांक कम है, तो गर्म होने की वजह से ज़्यादा जब वोल्टेज आता है तो काफ़ी अधिक गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है? टूट जाता है। इसके गलनांक कम होने के कारण टूट जाता है, और घर में जितने भी उपकरण है वो सभी जलने से बच जाते हैं। ठीक, तो इसका तीसरा ये गुण है। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 10 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 10 है, 1 एम्पियर की परिभाषा दे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। ठीक, तो देखिए इसका उत्तर, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से यदि 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो उस काट से पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता 1 एम्पियर कहलाती है। ठीक, एक एम्पियर की परिभाषा आप कैसे लिखेंगे? तो आप लिखिएगा
किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से यदि 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उस काट से पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता 1 एम्पियर कहलाती है। 1 एम्पियर बराबर होगा 1 कूलम/1 सेकंड। ओके, चलिए ये था दोस्तों 10 सवाल। आशा करता हूँ कि आपको सभी के सभी सवालों का उत्तर अच्छा लगा होगा। एकदम सरल शब्दों में दोस्तों लिखा गया है, आप अगर एक बार अपने से पढ़ लेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे इसको। ठीक, चलिए तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। और यदि आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।